डियर एस्पिरेंट, अपेक्षा आईएएस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के एक ऐसे उपबंध को, एक ऐसे अनुच्छेद को लेकर आपके सामने आए हैं जो सर्वाधिक विवादित उपबंध रहा है और भारतीय संविधान का एक अकेला अनुच्छेद है जिसके स्टेटस को बदला गया, जिसके स्तर को चेंज किया गया। पहले वो संविधान में मूल अधिकारों के रूप में शामिल था, लेकिन उस पर इतना विवाद हुआ, इतना डिस्प्यूट हुआ और उसको लेके न्यायपालिका और संसद में इतनी तनाव की स्थिति रही, तो इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए अंततः संविधान में संशोधन करते हुए अनुच्छेद 31 में दिए गए राइट टू प्रॉपर्टी को, संपत्ति के अधिकार को, भाग 3 से मतलब उसको जो मूल अधिकार का, फंडामेंटल राइट्स का दर्जा दिया गया था, वहाँ से हटाकर उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया, वैधानिक अधिकार बना दिया गया, संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। मतलब वर्तमान में वो संविधान में फंडामेंटल राइट्स के रूप में उपलब्ध नहीं है, वो एक कानूनी अधिकार के रूप में, विधिक अधिकार के रूप में, लीगल राइट्स के रूप में उपलब्ध है। तो हम चर्चा करते हैं उस पर। अनुच्छेद 31, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार अब विलोपित तथा कुछ विधियों की व्यावृत्ति मीन्स सुरक्षा, राइट टू प्रॉपर्टी now omitted and some saving certain of law। संपत्ति का अधिकार जिसे अब विलोपित कर दिया गया है उसके मूल अधिकार के दर्जे से, मतलब भाग 3 से, तथा उससे संबंधित कुछ विधियों की व्यावृत्ति तथा सुरक्षा। मतलब भाग 3 में अनुच्छेद 31 के अंतर्गत जो संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार के रूप में दिया गया था, उसे मूल अधिकार के दर्जे से क्यों हटाया गया? संविधान लागू होने के साथ ही अनुच्छेद 31 को लेके तमाम विवाद उत्पन्न हो गए। भारतीय संविधान में उल्लिखित अनुच्छेद 31 जिसमें संपत्ति का अधिकार है, इसका इतिहास अत्यंत रोचक तथा विशिष्ट है। पूरे संविधान का अकेला अनुच्छेद है जिसके दर्जे को चेंज किया गया, जिसके स्टेटस को चेंज किया गया। संविधान का अकेला अनुच्छेद है जिसको भाग 3 से निकालकर, भाग 3 में इसे मूल अधिकार का दर्जा प्राप्त था, इसे भाग 3 से निकालकर संविधान में एक नया भाग बनाया गया, भाग 12 का, और इसके अंतर्गत एक अनुच्छेद 300 का को अंतः स्थापित करते हुए संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत शामिल करते हुए उसे कानूनी, वैधानिक या लीगल राइट्स बना दिया गया। मूल संविधान में अगर आप संपत्ति के अधिकार को सही ढंग से समझना चाहते हैं तो मूल संविधान के स्तर से इसे समझना जरूरी है, और कब कब इनमें क्या क्या परिवर्तन किए गए तथा वर्तमान में अनुच्छेद 31 में जो संपत्ति का अधिकार दिया गया है उसकी क्या स्थिति है। मूल संविधान में अनुच्छेद 31 में 2 खंड दिए गए थे। अनुच्छेद 31 में
दो खंडों का प्रावधान किया गया था, अनुच्छेद 31 खंड 1 तथा अनुच्छेद 31 खंड 2। अनुच्छेद 31 खंड 1 में कहा गया था कि किसी भी व्यक्ति को विधि के प्राधिकार के बगैर, किसी भी व्यक्ति को विधि के प्राधिकार के बगैर, अथॉरिटी ऑफ लॉ, विधि के प्राधिकार के बगैर उसको उसके निजी संपत्ति से, उसको उसके व्यक्तिगत संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। यह फंडामेंटल राइट्स था, यह व्यक्तियों को उनका मूल अधिकार था कि उनकी जो अपनी निजी संपत्ति है उस संपत्ति से उनको विधि के प्राधिकार के बगैर, यहां विधि से प्राधिकार का मतलब है, यहां अथॉरिटी ऑफ लॉ का मतलब है कि राज्य यदि राष्ट्रीय आवश्यकताओं के लिए किसी भी व्यक्ति को उसके व्यक्तिगत संपत्ति से वंचित करना चाहता है तो ऐसा सिर्फ सरकार या कार्यपालिका के आदेश के द्वारा संभव नहीं है। ऐसा सिर्फ सरकार, कार्यपालिका या सरकार के किसी प्राधिकारी के आदेश के द्वारा नहीं किया जा सकता, जब तक कि इसके लिए सक्षम विधानमंडल के द्वारा, मतलब संसद के द्वारा कानून का निर्माण न कर लिया जाए। कहने का मतलब है किसी भी व्यक्ति को उसके व्यक्तिगत संपत्ति से वंचित करने के लिए कोई विधि होनी चाहिए। आप जानते हैं भारत में विधि का शासन स्थापित है, भारत में रूल्स ऑफ लॉ की स्थापना है। रूल्स ऑफ लॉ का मतलब होता है एक ऐसी शासन प्रणाली जहां पर शक्ति अंतिम रूप से किसी व्यक्ति में, किसी पद में निहित नहीं होती, किसी संस्था में निहित नहीं होती, बल्कि विधि में निहित होती है। और सभी व्यक्ति, संस्था व पद उस विधि के अधीन होते हैं और उस विधि के तहत कार्य करने के लिए बाध्य होते हैं। तो भारत में कोई भी काम विधि के बगैर किया ही नहीं जा सकता। तो यह प्रोटेक्शन दिया गया फंडामेंटल राइट्स के रूप में प्रत्येक व्यक्ति को कि अगर राज्य सरकार स्वयं किसी व्यक्ति की संपत्ति का अधिग्रहण करना चाहती है, उसका अर्जन, उसको एक्वायर करना चाहती है, तो स्पष्ट करे कि वो किस विधि के तहत इस तरह का अधिग्रहण कर रही है। मतलब जब तक सक्षम विधानमंडल इसके लिए विधि न बना दे, इसके लिए कानून न बना दे, मतलब जब तक कानून की अनुमति न हो, तब तक किसी भी व्यक्ति को उसके व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकेगा। ये प्रोटेक्शन दिया गया था, ये संरक्षण दिया गया था फंडामेंटल राइट्स के रूप में आर्टिकल 31 क्लॉज 1 में। वही जो आर्टिकल 31 क्लॉज 2 था, इसमें क्या कहा गया था? इसमें कहा गया था कि यदि राज्य किसी भी व्यक्ति को उसके व्यक्तिगत संपत्ति से वंचित करना चाह रही है, यदि सरकार किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत संपत्ति का अर्जन, अधिग्रहण या एक्वायर करना चाह रही है, तो उसे 2 शर्तें पूरी करनी होंगी। पहली शर्त जो होगी कि यह अधिग्रहण, यह अर्जन पब्लिक पर्पज के लिए किया जाना चाहिए, यह लोक प्रयोजन के लिए किया जाना चाहिए। पब्लिक पर्पज के लिए किया जाना चाहिए। कहने का मतलब यहां पर है कि अगर राज्य किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत संपत्ति का अधिग्रहण कर रहा है, उसका अर्जन कर रहा है, उसे एक्वायर कर रहा है, तो उसकी उस संपत्ति को लेकर किसी दूसरे व्यक्ति को देने के लिए नहीं, बल्कि उस अधिग्रहण का जो उद्देश्य होगा वो सार्वजनिक हित होगा, समाज के हित में ही राज्य ऐसा कर सकता है। पहली शर्त यह होगी जो 31 खंड 2 में स्पष्ट किया गया है। तो 31 खंड 2 में कहा गया है कि यदि राज्य किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत संपत्ति का अधिग्रहण करना चाहता है तो उसे 2 कंडीशंस फॉलो करनी होंगी, 2 शर्तें पूरी करनी होंगी। पहली शर्त
कि इस प्रकार का अधिग्रहण पब्लिक पर्पज के लिए किया जाए, लोक प्रयोजन के लिए किया जाए, सार्वजनिक हित में किया जाए। और दूसरी शर्त होगी कि उस व्यक्ति की संपत्ति को अधिग्रहण करने के लिए जो विधि बनाई जाए, जो कानून बनाया जाए, उस कानून के माध्यम से उस संपत्ति के बदले उस व्यक्ति के कंपनसेशन का, उस व्यक्ति की क्षतिपूर्ति का, उस व्यक्ति के मुआवजा प्रतिकर का प्रावधान किया जाना चाहिए। कहने का मतलब है कि राज्य अगर किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत संपत्ति को लेना चाहता है तो अनुच्छेद 31 खंड 2 उस व्यक्ति को ये उस राइट प्रदान करता है, ये अधिकार प्रदान करता है कि राज्य उस संपत्ति के बदले उसे क्षतिपूर्ति दे। क्षतिपूर्ति, कंपनसेशन, उसे क्षतिपूर्ति प्रदान करे। इसे प्रतिकर भी कहा जाता है, मुआवजा भी कहा जाता है, इसी को कंपनसेशन भी कहा जाता है। तो अनुच्छेद 31 खंड 2 में कहा गया कि राज्य अगर किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत संपत्ति को एक्वायर कर रहा है तो उसे 2 शर्तें पूरी करनी होंगी। पहली शर्त है कि यह एक्वायर, यह अधिग्रहण पब्लिक पर्पज के लिए हो, लोक प्रयोजन के लिए हो, सार्वजनिक हित में हो। और दूसरी कंडीशन यह है कि उस संपत्ति के बदले उस व्यक्ति को कंपनसेशन दिया जाए, उस व्यक्ति को मुआवजा दिया जाए। ये 2 फंडामेंटल राइट्स संपत्ति के बारे में व्यक्तियों को दिए गए थे। अनुच्छेद 31 में संपत्ति के विषय में व्यक्ति और राज्य के संबंधों तथा व्यक्तिगत संपत्ति में राज्य द्वारा हस्तक्षेप किए जाने वाली परिस्थितियों तथा सीमाओं को स्पष्ट किया गया था। लेकिन संविधान लागू होते ही अनुच्छेद 31 जो है वो विवादों के घेरे में आ गया। संविधान लागू होते ही अनुच्छेद 31 जो है वो विवादों के घेरे में आ गया। उसको लेके बहुत सारे डिस्प्यूट पैदा होने लगे, जिसकी वजह से सरकार के समक्ष 2 तरह की समस्याएं आईं। सरकार के समक्ष जो पहली समस्या आई, चूंकि आप जानते हैं संविधान के भाग 4 में जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं, जिनका प्रावधान आयरलैंड के संविधान से लेकर भारतीय संविधान में शामिल किया गया है, उन नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य देश में समाजवादी मूल्यों की स्थापना करना। मतलब भाग 4 में जो नीतिशक सिद्धांत हैं उनके माध्यम से आने वाली सरकार को या राज्य को ये लायबिलिटी दी गई, जिम्मेदारी दी गई है कि वो समय के साथ तथा अपने वित्तीय संसाधनों के अनुरूप देश में समाजवादी व्यवस्था लागू करने का प्रयत्न करेंगे, लागू करने की कोशिश करेंगे। समाजवादी व्यवस्था का मतलब होता है कि राज्य के जो उत्पादन के साधन हैं या जो राष्ट्रीय संपत्ति है उसका प्रयोग किसी व्यक्ति विशेष के हित में न कर कर बल्कि संपूर्ण समाज के हित में किया जाना चाहिए। क्योंकि भूमि क्या है? भूमि जो है वो उत्पादन का सबसे प्रमुख संसाधन है। और स्वतंत्रता के बाद भारत की जो स्थिति थी यकीनन ये थी कि बहुत से छोटे वर्ग का देश की अधिकतम भूसंपत्ति पर कब्जा था, देश के अधिकतम भूभाग पर कब्जा था। इसका मतलब था कि देश की बहुत बड़ी जनसंख्या इस भू संपत्ति से या तो वंचित थी या तो भूमि के कुछ टुकड़े उनके पास थे। तो इस व्यवस्था को चूंकि समाजवादी व्यवस्था नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भूमि जो है वो राज्य का सबसे बड़ा उत्पादन का साधन है और इसका ये असमान वितरण, इसका ये विषमतापूर्ण वितरण समाजवादी व्यवस्था को लाने में एक बड़ा व्यवधान था, एक बड़ा बाधा था। इसी को समाप्त करने के लिए, मतलब समाजवादी मूल्यों की स्थापना के लिए, देश में सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए
यूं कह लीजिए कि देश में समता मूलक समाज की स्थापना के लिए राज्य ने जैसे ही भूमि रूपी भौतिक संसाधन का पुनर्वितरण करने के लिए कानून बनाया, भूमि सुधार संबंधी कानून बना के जैसे भूमिपतियों की कानूनी सीमा से अधिक भूमि का अधिग्रहण करना शुरू कर दिया, ये भूमिपति सर्वोच्च न्यायालय चले गए और सर्वोच्च न्यायालय से प्रार्थना की कि राज्य उनके अनुच्छेद 31 में दिए गए संपत्ति रूपी मूल अधिकार का उल्लंघन कर रहा है। भूमि सुधार संबंधी कानून बनाकर, भूमि पुनर्वितरण से संबंधित कानून बनाकर उनके संपत्ति रूपी अधिकार से उन्हें वंचित कर रहा है, जबकि राज्य को व्यक्ति के मूल अधिकारों से वंचित करने का अधिकार नहीं है। ऐसा स्पष्ट किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 खंड 2 में। 13 खंड 2 में कहा गया है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों को न्यून करता है, कम करता है, सीमित करता है, उनका उल्लंघन करता है, उनका अतिक्रमण करता है। इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक वॉइड होगी, उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। अभी तक संपत्ति का अधिकार क्या था? फंडामेंटल राइट्स था, मूल अधिकार था। इसका मतलब इस संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 13 खंड 2 संरक्षण दे रहा है। 13 खंड 2 कह रहा है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जिस विधि के माध्यम से भाग 3 में दिए गए मूल अधिकार सीमित हो रहे हों, मूल अधिकार छिन रहे हों। और राज्य क्या कर रहा था? राज्य भूमि सुधार संबंधी कानून बनाकर संपत्ति संबंधी मूल अधिकार का हनन कर रहा था, उसका अतिक्रमण कर रहा था, उल्लंघन कर रहा था, जिसका प्रोटेक्शन 13 खंड 2 कर रहा है। लिहाजा भूमिपति लोग सर्वोच्च न्यायालय में गए और सर्वोच्च न्यायालय से प्रार्थना की कि राज्य और सरकार द्वारा बनाए गए सभी भूमि सुधार संबंधी कानूनों को, जिसके माध्यम से उनको उनके संपत्ति रूपी अधिकार से वंचित किया जा रहा है, अनुच्छेद 13 खंड 2 का उल्लंघन होने के कारण उसे अवैध घोषित किया जाए। सरकार ने अपनी दलील प्रस्तुत की, सरकार ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया। राज्य सरकार ने कहा कि ये जो भूमि सुधार संबंधी कानून बना के लागू किया जा रहा है, ये हम अपने निजी हित के लिए नहीं, बल्कि भाग 4 में निहित समाजवादी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो लक्ष्य रखा गया है राज्य व्यवस्था के समक्ष, भाग 4 में जो आदर्श के रूप में, जो सिद्धांत के रूप में दिया गया है भाग 4 में, मतलब नीति सिद्धांतों के अंतर्गत। क्योंकि भारतीय राज्य व्यवस्था का एक बड़ा लक्ष्य है देश में समता मूलक समाज की स्थापना करना, देश में समाजवादी मूल्यों की स्थापना करना, देश में सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना करना। राज्य ने कहा कि उसी भाग 4 में जो समता मूलक समाज की बात कही गई है, जो समाजवादी समाज की बात कही गई है, जो सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना की बात कही गई है, उसी की प्राप्ति के लिए ये भूमि सुधार संबंधी कानून बनाकर उन व्यक्तियों के जिनके पास कानूनी सीमा से अधिक भूमि है, उनकी भूमि का राज्य अतिक्रमण कर रहा है, ताकि भारत में भूमि जो उत्पादन का प्रमुख संसाधन है उसका समानतापूर्ण वितरण किया जा सके। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि चूंकि भाग 4 में दिए गए नीति निरसक सिद्धांत न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, जिसका उल्लेख किया गया है, जिसको स्पष्ट किया गया है संविधान के अनुच्छेद 37 में, जबकि भाग 3 में दिए गए मूल अधिकार ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, न्यायालय द्वारा इंफोर्सेबल हैं, इसका स्पष्ट प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 32 में। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो संवैधानिक व्यवस्था है उस व्यवस्था के तहत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों पर वरीयता नहीं दी जा सकती। लिहाजा सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार द्वारा बनाए गए सभी भूमि सुधार संबंधी कानूनों को क्या किया? अवैध घोषित कर दिया, क्योंकि ये भूमि सुधार संबंधी कानून संपत्ति रूपी मूल अधिकार का अतिक्रमण कर रहे थे और ऐसा अतिक्रमण करने का निषेध करता है अनुच्छेद 13 खंड 2।
जहां स्पष्ट किया गया है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों को छीनती हो, कम करती हो, न्यून करती हो, उनका उल्लंघन, उनका अतिक्रमण करती हो। और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। लिहाजा सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 13 खंड 2 से शक्ति ग्रहण करते हुए, क्योंकि अनुच्छेद 13 जो है वो सर्वोच्च न्यायालय को जुडिशियल रिव्यू की पावर देता है। अगर मूल अधिकारों के उल्लंघन में कोई विधि बनाई गई है तो अनुच्छेद 13 जो है वो सर्वोच्च न्यायालय को उस विधि की परीक्षण करने की शक्ति देता है। तो अगर कोई विधि मूल अधिकारों के उल्लंघन में बनाई गई है तो सर्वोच्च न्यायालय अपने जुडिशियल रिव्यू की पावर के द्वारा उस विधि को अवैध घोषित कर सकता है, उसे लागू होने से रोक सकता है। दूसरी समस्या अनुच्छेद 31 खंड 2 को लेकर थी, जहां क्षतिपूर्ति शब्द का प्रयोग किया गया था, कंपनसेशन शब्द का प्रयोग किया गया था कि राज्य अगर किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत संपत्ति को एक्वायर करेगा तो संपत्ति के बदले उसे क्षतिपूर्ति देगा। क्षतिपूर्ति का मतलब है पूर्ति। ये शब्द का अगर आप व्याख्या करें, इसे सर्वोच्च न्यायालय ने बार बार तमाम मामलों में इसकी व्याख्या किया और व्याख्या करते हुए कहा कि क्षतिपूर्ति का मतलब है कि पूर्ति उस मात्रा में की जाए जिस मात्रा में क्षति है, क्षति हुई है। तो लेकिन राज्य ने, सरकार ने इसका क्या अर्थ लिया था? अनुच्छेद 31 खंड 2 में जो क्षतिपूर्ति शब्द का प्रयोग है कि यदि राज्य किसी व्यक्ति को उसके व्यक्तिगत संपत्ति से वंचित करना चाहता है तो उस संपत्ति के बदले उस व्यक्ति को कंपनसेशन दे, क्षतिपूर्ति दे, मुआवजा दे। राज्य ने इस क्षतिपूर्ति का अर्थ लिया था कि राज्य अपनी वित्तीय क्षमताओं के अनुरूप उसे कुछ धनराशि देगा ताकि उसके जो क्षति हुई है उसकी कुछ पूर्ति हो सके। लेकिन जब क्षतिपूर्ति से संबंधित सवाल सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लाए गए तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कुछ भरपाई का क्या मतलब होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने क्षतिपूर्ति शब्द की व्याख्या करते हुए कहा कि जिस मात्रा में क्षति हुई है उस मात्रा में पूर्ति की जाए। कहने का मतलब है कि उस संपत्ति का वास्तविक और बाजार मूल्य उसे दिया जाए। अगर वो व्यक्ति अपनी उस संपत्ति का परचेज ओपन मार्केट में करता है, खुले बाजार में करता है, और खुले बाजार से जो उसको रकम मिल रही है, जो उसको राशि मिल रही है, वो राशि राज्य भी उसे प्रदान करे। अब इन्हीं दोनों समस्याओं ने राज्य को, सरकार को संविधान में संशोधन करने के लिए प्रेरित किया। लिहाजा अनुच्छेद 31 को लेके, संपत्ति के अधिकार के लेके कई मामले सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आए और संसद ने तमाम बार मूल अधिकारों में कटौती करने के लिए संविधान में संशोधन किया। पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया, चौथा संविधान संशोधन 1955 में किया गया, 24वां संविधान संशोधन 1971 में किया गया, 25वां संविधान संशोधन 1971 में किया गया, 42वां संविधान संशोधन, 43वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन। इन सारे संविधान संशोधनों के द्वारा अनुच्छेद 31 में वर्णित संपत्ति के अधिकार को सीमित करने का लगातार प्रयास किया जाता रहा, इसमें परिवर्तन किया जाता रहा और अंततः 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों के भाग 3 से निकालकर उसे कानूनी या वैधानिक अधिकार बना दिया गया। तो मूल संविधान में जहां अनुच्छेद 31 में केवल 2 खंड थे, अनुच्छेद 31 खंड 1 तथा अनुच्छेद 31 खंड 2, वहीं पहले संविधान संशोधन के द्वारा पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा अनुच्छेद 31 में खंड का जोड़ा गया, अनुच्छेद 31 में खंड खा जोड़ा गया।
25वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 31 में गा जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 31 में घा जोड़ा गया। 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे समाप्त किया गया, घा को खत्म। 43वें संविधान संशोधन के द्वारा 31 में जो घा जोड़ा गया था इसे समाप्त किया गया, इसे निरस्त किया गया। और 44वें संविधान संशोधन द्वारा तो आप जानते हैं कि संपत्ति के अधिकार को ही भाग 3 से विलोपित कर दिया गया, नाउ ओमिटेड, उसे समाप्त कर दिया, उसे विलोपित कर दिया गया। अनुच्छेद पहले संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 31 में खंड का को जोड़कर, खंड खा को जोड़कर, खंड गा को जोड़कर पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा 31 में का खा जोड़ा गया तथा 25वें संविधान संशोधन द्वारा 31 में गा जोड़ा गया। तो 31 में का, खा और गा को इसलिए शामिल किया गया, इसलिए इसे जोड़ा गया, इसलिए इसे संविधान में अंततः स्थापित किया गया ताकि सामाजिक न्याय के पक्ष में बनाई गई विधियों को सुरक्षा प्रदान की जाए। सामाजिक न्याय के पक्ष में, इसका क्या मतलब? सामाजिक न्याय क्या मतलब? जो विषमतापूर्ण वितरण है देश के संसाधनों का, खासकर भू संसाधनों का, उसमें समानता लाई जाए। जो असमान वितरण है, इस असमान वितरण को समाप्त करके एक समान वितरण देश में लाया जा सके भू संपत्ति को लेकर। तो इनके माध्यम से सुरक्षा की गई। अब अनुच्छेद 31 में का जोड़कर कह दिया गया कि यदि राज्य सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए, सामाजिक मूल्यों की स्थापना के लिए या समाज कल्याण करने के लिए कोई विधि बना रहा है और उस विधि से भाग 3 में दिया गया अनुच्छेद 14 तथा अनुच्छेद 19 बेशक प्रभावित हो रहा है, बेशक सीमित हो रहा है, इस आधार पर उस विधि को अवैध घोषित नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है अनुच्छेद 31 में का जोड़कर अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 14 तथा अनुच्छेद 19 में दिए गए मूल अधिकारों से सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए बनाई गई विधियों को सुरक्षा और संरक्षा प्रदान की गई, उन्हें प्रोटेक्शन प्रदान किया गया कि बेशक वो विधियां इसका उल्लंघन करती हों, लेकिन इस आधार पर उस विधि को अवैध घोषित नहीं किया जाएगा। क्योंकि जब 31 का में इसे रखा गया तो जानते हैं 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकार है और इसके बीच ये भी फंडामेंटल राइट्स हो गए। इसको भी न्यायपालिका का उतना ही संरक्षण दे दिया गया जितना कि पहले से इनको दिया गया था। इसी प्रकार अनुच्छेद 31 में खंड खा को जोड़कर संविधान में 9वीं अनुसूची का सृजन किया गया। पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा अनुच्छेद 31 में खा जोड़कर संविधान में 9वीं अनुसूची का सृजन किया गया, उसका निर्माण किया गया। 9वीं अनुसूची क्या है? 9वीं अनुसूची संविधान में एक ऐसी जगह है, संविधान का एक ऐसा हिस्सा है जहां पर किसी भी कानून को रख देने पर वो कानून न्यायपालिका की समीक्षा के दायरे से बाहर हो जाएगा। क्योंकि न्यायपालिका दिक्कत कर रहा है, न्यायपालिका ही बार बार, सर्वोच्च न्यायालय ही बार बार कह रहा है कि ये कानून मूल अधिकारों के उल्लंघन में इसलिए अवैध है, ये मूल अधिकारों के समर्थन में इसलिए वैध है, इसलिए ये प्रावधान कर दिया समाजवादी व्यवस्था को लागू करने के लिए, समाज कल्याण करने के लिए, सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए संविधान के पहले संशोधन के द्वारा 31 में खा जोड़कर संविधान में 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया और यह प्रावधान किया गया कि जिस भी विषय या कानून को 9वीं अनुसूची में रख दिया जाएगा वो कानून न्यायपालिका के परीक्षण के दायरे से बाहर हो जाएगा। न्यायपालिका अब उसके औचित्य के बारे में कोई निर्णय नहीं कर पाएगा कि वो जो है संविधान के अनुरूप है कि संविधान के विरुद्ध है। न्यायपालिका की शक्ति समाप्त हो जाएगी अगर किसी भी कानून या विषय को 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया। इस प्रकार 9वीं अनुसूची को, जिसे पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा 31 में खा जोड़कर संविधान में
लाया गया, क्योंकि आप जानते हैं कि मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थीं, केवल 8 अनुसूची थीं, और 9वीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा 31 में खा जोड़कर लाया गया। लाने का उद्देश्य कि अगर 9वीं अनुसूची को किसी कानून को 9वीं अनुसूची में किसी कानून को रख दिया जाता है तो वह कानून न्यायपालिका के परीक्षण के दायरे से बाहर हो जाएगी और वो कानून सुरक्षित हो जाएगा। इसी प्रकार अनुच्छेद 31 में गा जोड़कर 25वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 31 में खंड गा जोड़ा गया, सी जोड़ा गया, और इसके द्वारा पहली बार भाग 4 में दिए गए 2 नीति निर्देशक सिद्धांतों, कौन कौन, अनुच्छेद 39B तथा अनुच्छेद 39C, 25वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा अनुच्छेद 31 में खंड गा जोड़कर यह प्रावधान किया गया कि यदि राज्य भाग 4 में दिए गए 2 नीति निर्देशक सिद्धांतों 2 नीति निर्देशक सिद्धांतों 39B तथा 39C में निहित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कोई कानून बना रही है और उस कानून से किसी भी व्यक्ति का भाग 3 में दिया गया कोई भी मूल अधिकार प्रभावित हो रहा है तो इस आधार पर उस विधि को अवैध घोषित नहीं किया जाएगा। अब बड़ी बात भाई, क्या ऐसी बात दी गई है 39B और C में कि संविधान संशोधन करके इन 2 नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों से बड़ा बना दिया गया, मूल अधिकारों पर प्रभावी बना दिया गया कि ये तो लागू होकर रहेंगी चाहे कोई भी मूल अधिकार छिन रहा हो। 39B में कहा गया है कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो कि उसका सामूहिक हित में सर्वोत्तम रूप से साधन हो सके। 39B में कहा गया। 39C में कहा गया है कि राज्य अपनी अर्थव्यवस्था का संचालन इस प्रकार करे कि देश के धन तथा उत्पादनों का अहितकारी संकेंद्रण जनता के विरुद्ध न होने पाए। कहने का मतलब है कि 39B और C का जो मोटी मोटा उद्देश्य था कि जो राज्य की संपत्ति है, जो राज्य का धन और संपदा है, उसका प्रयोग किसी व्यक्ति विशेष के हित में या कुछ लोगों के हित में न करके बल्कि संपूर्ण समाज के हित में किया जाना चाहिए। यह लक्ष्य रखा गया था 39B और C में आने वाली सरकारों के लिए, राज्य के लिए। और 25वें संविधान संशोधन के द्वारा 31 में गा जोड़कर यही बात कह दी गई कि अगर राज्य 39B और C में निहित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कोई कानून बना रही है तो उस कानून से किसी का कोई मूल अधिकार प्रभावित हो रहा है, इस आधार पर उस कानून को अवैध घोषित नहीं किया जाएगा। कानून छिन रहा छिनने दीजिए, लेकिन यह तो लागू होकर रहेगा, क्योंकि इसमें सार्वजनिक हित की बात कही गई है। यह उद्देश्य इसमें देखा गया था कि चूंकि मूल अधिकार जो होते हैं वो व्यक्तिक होते हैं, व्यक्ति विशेष के अपने निजी अधिकार होते हैं, जबकि 39B और C में जो बात निहित है, जो उद्देश्य निहित है, वो सार्वजनिक है, पूरे समाज का अधिकार इसमें निहित है। तो इस प्रकार 31 में गा जोड़कर पहली बार 2 नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों से बड़ा बना दिया गया। अब इसको चुनौती दी गई सर्वोच्च न्यायालय में। सर्वोच्च न्यायालय में इस प्रावधान को चुनौती दी गई कि चूंकि 13(2) कहता है राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों को छीनता हो, लेकिन 25वां संविधान संशोधन जो स्वयं एक विधि है वो ये कह रहा है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्राप्ति के लिए विधि बनाई जाए, उस विधि से कोई मूल अधिकार छीनने दीजिए। इसलिए 25वां संविधान संशोधन को अवैध घोषित किया जाए। 25वें संविधान संशोधन अवैध घोषित किया, 1971 की बात है ये। अब इस मामले को आज तक के सबसे बड़े संवैधानिक, सबसे सर्वोच्च न्यायालय के सबसे बड़े संवैधानिक पीठ में चुनौती दी गई। केस का नाम था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला।
13 न्यायाधीशों की एक बृहद संवैधानिक पीठ बनाई गई। उस समय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एसएम सीकरी हुआ करते थे। एसएम सीकरी के निर्देशन में इस बृहद संवैधानिक पीठ का निर्माण किया गया और इस पीठ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि 25वां संविधान संशोधन वैलिड है। वैलिड का मतलब है कि अगर राज्य 39B और C में निहित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कोई कानून बना रहा है और उस कानून से किसी का कोई मूल अधिकार छीन रहा हो तो उससे उस विधि को अवैध घोषित नहीं किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने भी वही उद्देश्य लिया था, सर्वोच्च न्यायालय ने भी वही आधार लिया था कि चूंकि मूल अधिकार वैयक्तिक होते हैं और 39B और C में पूरे समाज के अधिकार की बात निहित है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि सार्वजनिक हित में व्यक्तिगत हित की कुर्बानी जायज है, क्योंकि अगर इन्हें लागू करने से किसी व्यक्ति का कोई मूल अधिकार छिन रहा है, उसकी अधिकार के रूप में थोड़ा सा अहित हो रहा है, होने दीजिए, क्योंकि उसके लागू करने से पूरे समाज का हित हो रहा है और समाज में एक इकाई के रूप में वो भी व्यक्ति शामिल है जिसका हित प्रभावित हो रहा है। तो अगर वैयक्तिक तौर पर उसका थोड़ा सा नुकसान हो रहा है तो समाज की इकाई होने की वजह से उसे वो पुनः प्राप्त कर ले रहा है। इसलिए 39B और 39C में निहित उद्देश्यों को लागू करने के लिए राज्य कोई विधि बना रहा है, उस विधि से किसी का कोई मूल अधिकार छीन रहा हो, छीनने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार अनुच्छेद 31 का, अनुच्छेद 31 खा, अनुच्छेद 31 गा, इन तीनों को क्या कहा गया? सेविंग ऑफ सर्टेन लॉ, कुछ विधियों की व्यावृत्ति, कुछ विधियों की सुरक्षा। कहने का मतलब है कि ये तीनों खंड देश में समाजवादी व्यवस्था, देश में सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना, देश में समता मूलक समाज की स्थापना के लिए जो कानून बनाए जा रहे हैं, उन कानूनों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। उन कानूनों को मूल अधिकारों के उल्लंघन या अतिक्रमण के आधार पर अवैध घोषित करने से ये उसे संरक्षित करते हैं, उसे प्रोटेक्ट करते हैं, उसको प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं। इसीलिए इन्हें कहा गया सेविंग ऑफ सर्टेन लॉ। इसी प्रकार अनुच्छेद 31 खंड 2 को लेकर भी बड़ा डिस्प्यूट था कि भाई क्षतिपूर्ति कितनी दी जाए, कैसे दी जाए, क्योंकि राज्य का मानना था, राज्य ने जो क्षतिपूर्ति का अर्थ लिया था वो ये था कि राज्य विधि बनाकर अपनी वित्तीय क्षमताओं के अनुरूप व्यक्ति को कुछ धनराशि दे सकेगा जिससे उसके कुछ नुकसान की भरपाई हो सके। लेकिन संविधान लागू होने के साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 31 खंड 2 में, अनुच्छेद 31 खंड 2 में जो क्षतिपूर्ति शब्द था, इसकी व्याख्या करते हुए कहा कि क्षतिपूर्ति का अर्थ वास्तविक तथा बाजार मूल्य होता है। कहने का मतलब राज्य अगर किसी व्यक्ति की संपत्ति को एक्वायर करता है तो उसको बाजार मूल्य दे, मार्केट प्राइस दे। अब सरकार के समक्ष बड़ी दिक्कत, बड़ी कठिनाई आई। सरकार की यह धारणा थी कि यदि राष्ट्रीयकरण के लिए की जाने वाली प्रत्येक इंच भूमि का भारतीय नव गणतंत्र के आय के अपर्याप्त स्रोतों से बाजार मूल्य देना पड़ा तो हम राष्ट्रीय कार्यक्रमों, विकास संबंधी कार्यक्रमों और लोक कल्याणकारी कार्यों को करने में असमर्थ हो जाएंगे। हम कहां से करेंगे? राज्य का मानना था हमारे पास कहां संसाधन है, अभी तो हमारे पास आय के अपर्याप्त स्रोत हैं और इन आय के अपर्याप्त स्रोतों से अगर हमको बाजार मूल्य देना पड़ा तो हम लोक कल्याणकारी कार्य कहां से कर पाएंगे, हम राष्ट्रीय कार्यक्रम कहां से चला पाएंगे। लिहाजा सर्वोच्च न्यायालय ने जो क्षतिपूर्ति की व्याख्या की थी, इस व्याख्या के प्रभाव को समाप्त करने के लिए संविधान में चौथा संविधान संशोधन,
चौथा संविधान संशोधन 1955 किया गया। संविधान में चौथा संविधान संशोधन करते हुए यह प्रावधान कर दिया गया कि यदि राज्य किसी व्यक्ति की संपत्ति को एक्वायर करते समय विधि बनाकर उस संपत्ति की क्षतिपूर्ति निर्धारित करता है तो वो क्षतिपूर्ति पर्याप्त है या अपर्याप्त है, इसे न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकेगा। न्यायालय ही अड़ंगा कर रहा कि जिस मात्रा में क्षति हुई है उस मात्रा में पूर्ति दीजिए। तो चौथे संविधान संशोधन द्वारा क्षतिपूर्ति की व्याख्या करते हुए क्षतिपूर्ति के संबंध में यह स्पष्ट किया गया कि यदि राज्य किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत संपत्ति को एक्वायर करता, अधिग्रहण करता है और इस अधिग्रहण के बदले कानून बना के जो उसकी क्षतिपूर्ति निर्धारित करता है, वो क्षतिपूर्ति पर्याप्त है या अपर्याप्त है, इसे न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है कि चौथा संविधान संशोधन सर्वोच्च न्यायालय को उसके न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति से वंचित कर रहा है, उसे रोक रहा है। क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है? सर्वोच्च न्यायालय अपने न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के आधार पर संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को संविधान के कसौटी पर परखता है, उसका परीक्षण करता है कि जो संसद कानून बना रही वो कानून संविधान के प्रावधानों के अनुरूप हैं कि नहीं है, उसे सुसंगत हैं कि नहीं है। क्योंकि संसद को संविधान से असंगत कानून बनाने की शक्ति नहीं दी गई है। यहां पर भारत में संवैधानिक सर्वोच्चता है और संवैधानिक सर्वोच्चता का मतलब ही होता है कि शासन के जो तीनों अंग हैं उन्हें शक्ति संविधान प्रदान करेगा और संविधान द्वारा प्रदान की गई शक्ति के परिधि में रहते हुए, संविधान द्वारा प्रदान की गई शक्ति के दायरे में, उसकी सीमा में रहते हुए वो काम करने के लिए स्वतंत्र होंगे। चौथा संविधान संशोधन सर्वोच्च न्यायालय के उसके जुडिशियल रिव्यू की पावर से, उसके न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति से वंचित कर रहा है, क्योंकि यह कह रहा है कि संसद जो है कानून बना के किसी व्यक्ति के संपत्ति के बदले जो धनराशि, जो क्षतिपूर्ति तय कर रही है, वो क्षतिपूर्ति सही है, गलत है, उचित है, अनुचित है, उपयुक्त है, अनुपयुक्त है, इसका परीक्षण करने का अधिकार न्यायपालिका के पास नहीं होगा। जबकि यही परीक्षण करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के अंतर्गत आता है। लेकिन इस संविधान संशोधन के बाद भी अभी भी न्यायपालिका का हस्तक्षेप पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ और बहुत से मामले इस संबंध में लाए गए। इसी प्रकार एक बहुत महत्वपूर्ण मामला लाया गया था 1970 में और केस का नाम था आरसी कपूर बनाम भारत संघ मामला। आरसी कपूर बनाम भारत संघ मामला 1970। इस केस में भी सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 31 खंड 2 में क्षतिपूर्ति की व्याख्या करते हुए कहा था कि क्षतिपूर्ति का मतलब है कि अगर राज्य किसी व्यक्ति को उसकी व्यक्तिगत संपत्ति से वंचित कर रहा है, उसको बाजार मूल्य दे, उसको पूरी क्षतिपूर्ति दे, फुल कंपनसेशन दे, वास्तविक क्षतिपूर्ति दे। सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णयों से त्रस्त आकर तत्कालीन सरकार की मुखिया श्रीमती इंदिरा गांधी ने 25वें संविधान संशोधन द्वारा एक और प्रावधान किया। 25वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 31 खंड 2 में संशोधन करा दिया कि सरकार को लगा कि अनुच्छेद 31 खंड 2 में जो क्षतिपूर्ति शब्द दिया गया है यही बड़ी परेशानी पैदा कर रहा है। इस शब्द की वजह से बार बार न्यायपालिका व्याख्या कर रही है कि पूर्ति उस मात्रा में की जाए जिस मात्रा में क्षति हुई है। तो 25वें संविधान संशोधन के द्वारा श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार ने अनुच्छेद 31 खंड 2 में उल्लिखित क्षतिपूर्ति शब्द को हटा दिया। उनका मानना था कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी,
यही दिक्कत कर रहा, शब्द को ही हटा दीजिए, इसको ही रिमूव कर दीजिए अनुच्छेद 31 खंड 2 से, और इसके स्थान पर उन्होंने अमाउंट शब्द लिखा दिया है, रकम शब्द। अब इसका ये अर्थ लिया गया कि राज्य अगर किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत संपत्ति का अधिग्रहण करता है तो उसके नुकसान की पूरी भरपाई करने के लिए बाध्य नहीं होगा, बल्कि अपने विवेक से उसका रकम निर्धारित कर सकेगा। 25वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा अनुच्छेद 31 खंड 2 में संशोधन करते हुए क्षतिपूर्ति शब्द को 31 खंड 2 से रिमूव करते हुए उसके स्थान पर अमाउंट शब्द का उल्लेख किया गया, जिसका यह अर्थ लिया गया कि यदि राज्य किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत संपत्ति को एक्वायर कर रहा है और उससे व्यक्ति को जो क्षति हो रही है, व्यक्ति को का जो नुकसान हो रहा है, तो राज्य उसके पूरे नुकसान की भरपाई करने के लिए बाध्य नहीं होगा, बल्कि अपने विवेक से कुछ रकम निर्धारित कर सकेगा। ये 25वें संविधान संशोधन। फिर मामला सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष, क्योंकि 25वां संविधान संशोधन 71 में और 73 में जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला था, जिसके बारे में मैंने चर्चा किया कि आज तक की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ, 13 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ एस एम सीकरी के नेतृत्व में, जो उस समय तत्कालीन चीफ जस्टिस हुआ करते थे, मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे, इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने इस 25वें संविधान संशोधन की संवैधानिकता पर विचार करते हुए कहा कि अनुच्छेद 31 खंड 2 के तहत जो रकम दी जाएगी अपने व्यक्तिगत संपत्ति से वंचित करने वाले व्यक्ति को, वो नाम मात्र या मनमाना नहीं होना चाहिए। और इसी समय सर्वोच्च न्यायालय ने चौथे संविधान संशोधन की संवैधानिकता पर भी सवाल उठाया और इसे अवैध घोषित कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि चूंकि चौथा संविधान संशोधन सर्वोच्च न्यायालय को उसके अपने न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति से वंचित कर रहा है, जो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति संविधान का मौलिक ढांचा है और संविधान के मौलिक ढांचे में परिवर्तन अनुच्छेद 368 में दिए गए संविधान संशोधन की प्रक्रिया व शक्ति के द्वारा भी नहीं किया जा सकता। इसलिए चौथा संविधान संशोधन अवैध है। मतलब ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अगर राज्य किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत संपत्ति का अधिग्रहण कर रहा है और उसके लिए जो मुआवजा तय कर रहा है वो मुआवजा न्यायोचित है कि नहीं है, वो मुआवजा रिजनेबल है कि नहीं है, इसका परीक्षण करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के पास होगी। अगर न्यायोचित नहीं है तो उसे अवैध घोषित करने की शक्ति भी सर्वोच्च न्यायालय में निहित होगी। फिर संसद 42वें संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान कर दिया गया। आप जानते हैं 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है, क्योंकि इस संविधान संशोधन के द्वारा पूरे संविधान में व्यापक फेरबदल की गई थी, व्यापक परिवर्तन किया गया था। और इसी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 368 में खंड 4 तथा 368 में खंड 5 को जोड़ा गया, क्योंकि मूल संविधान में अनुच्छेद 368 में खंड 1, 2, 3 थे, 1, 2 थे मूल संविधान में, और 24वें संविधान संशोधन द्वारा 368 में खंड 3 जोड़ा गया था, जबकि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 368 में खंड 4 तथा खंड 5 को जोड़ा गया। खंड 4 को जोड़कर कहा गया कि संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधनों को किसी भी आधार पर न्यायपालिका के किसी स्तर पर प्रश्नगत नहीं किया जा सकेगा। वहीं 368 में खंड 5 जोड़कर कह दिया गया कि संसद के संविधान में संशोधन करने की शक्ति पर किसी प्रकार की कोई सीमा नहीं होगी। अब इन दोनों प्रावधानों ने 368 खंड 4 तथा 368 खंड 5 ने भारतीय संसद को अत्यंत शक्तिशाली बना दिया। इन दोनों खंडों ने संसद को संविधान के किसी भी भाग में कहीं तक संशोधन करने की अबाध शक्ति प्रदान कर दी, अमर्यादित असीमित शक्ति प्रदान कर दी। जैसे ऐसे लगने लगा कि भारत में भी ब्रिटेन की तरह संसदीय सर्वोच्चता आ गई हो। लेकिन
मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ मामला 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 368 खंड 4 तथा 5 को अवैध घोषित कर दिया, क्योंकि ये दोनों खंड सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति को छीनते हैं। चूंकि सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति संविधान का मौलिक ढांचा है, जिसमें परिवर्तन किया ही नहीं जा सकता, और ये दोनों खंड सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति रूपी संविधान के मूल ढांचे को कमजोर कर रहे हैं। इस आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने इन्हें अवैध घोषित कर दिया। और जैसे ही 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रावधान किया गया, करके कह दिया गया कि अभी तो 25वें संविधान संशोधन द्वारा केवल 39B और C को मूल अधिकारों पर महत्व दिया गया था, प्रभावी बनाया गया था। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सारे के सारे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों पर प्रायोरिटी दे दी गई, वरीयता दे दी गई कि अब किसी भी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में निहित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए राज्य कानून बनाता है, और उस कानून से किसी का कोई मूल अधिकार छीन रहा है, इस आधार पर अवैध घोषित नहीं होगा। लेकिन चूंकि मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 368 खंड 4, 368 खंड 5 को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के विरुद्ध होने के आधार पर अवैध घोषित कर दिया। लिहाजा फिर वही स्थिति आ गई कि केवल 2 नीति निषेधक सिद्धांतों 39B और C को लागू करने के लिए अगर विधि बन रही है, उस विधि से मूल अधिकार छीन रहे हैं, तो उस विधि को अवैध घोषित नहीं किया जाएगा। शेष नीति निषेधक सिद्धांतों को मूल अधिकारों के अधीन बनाए रखा गया। अब ये तो कहानी रही कि संपत्ति के अधिकार को लेकर सर्वोच्च न्यायालय और संसद के बीच जो तनाव की स्थिति रही। संसद जो है वो संविधान में संशोधन करते हुए संपत्ति के अधिकार में कटौती करने की कोशिश करती रही, उन्हें सीमित करने की कोशिश करती रही। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 13 खंड 2 को आधार बनाते हुए संसद की इस कार्रवाई को अवैध घोषित करने की कोशिश करता रहा। लेकिन इन सारी विवादों के जड़ में समाजवादी मूल्यों की स्थापना करने में संपत्ति का अधिकार व्यवधान बन रहा था। इन सारे खेल को, इन सारी गतिविधियों को ठीक से इनका अवलोकन किया था जनता पार्टी सरकार। और आप जानते हैं कि 1977 में पहली बार कांग्रेस केंद्रीय सत्ता से सत्ताच्युत हुई और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी सरकार अस्तित्व में आ गई। चूंकि जनता पार्टी सरकार ने देखा था कि समाजवादी मूल्यों की स्थापना में या सामाजिक न्याय की स्थापना में संपत्ति का अधिकार बड़ा बाधक बन रहा है, बड़ा व्यवधान बन रहा है। तो उन्हें लगा कि संपत्ति का अधिकार ही वो सबसे बड़ा व्यवधान है जो देश में समाजवादी व्यवस्था लागू नहीं होने दे रहा है। लिहाजा 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जनता पार्टी सरकार ने संविधान में संशोधन करते हुए अनुच्छेद 31 को भाग 3 से निकाल दिया। भाग 3 से निकालकर उसे अनुच्छेद 300 का में रखते हुए उसके मूल अधिकार के दर्जे को छीनते हुए उसे कानूनी, वैधानिक, लीगल व संवैधानिक अधिकार का दर्जा दिया गया। अब उसे अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सर्वोच्च न्यायालय का संरक्षण प्राप्त नहीं है। हालांकि 226 के तहत, अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय का संरक्षण होगा, लेकिन 32 के तहत सीधे सर्वोच्च न्यायालय का संरक्षण नहीं होगा। तो वर्तमान स्थिति यह है कि संपत्ति का अधिकार जो मूल संविधान में मूल अधिकार के रूप में उल्लिखित किया गया था, उसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा उसके मूल अधिकार के स्टेटस से हटाकर, उसको मूल अधिकार के दर्जे से हटाकर उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया, उसे विधिक अधिकार बना दिया गया, उसे संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। तो ये है इस पर चर्चा। ठीक है भाई, चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो, ठीक, थैंक यू, ए लॉट ऑफ थैंक्स।